हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक बंध और आणविक संरचना, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आयनिक यौगिकों के लक्षण, यानी आयनिक यौगिकों के गुण। और गुणों में आज हम अगला गुण पढ़ते हैं और वह है भंगुर प्रकृति। भंगुर प्रकृति, तो याद रखना आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं। कैसे? आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन व्यवस्थित होते हैं। तो व्यवस्थित धनायन और ऋणायन पर जब हम कोई बाह्य चोट लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, तो धनायन और ऋणायन की परतों में से जो धनायन अथवा ऋणायन की परत है वो कोई एक परत खिसक जाती है। धनायन अथवा ऋणायन की परतों में से कोई एक परत खिसक जाती है और खिसक जाती है, जिससे समान आवेश वाली परतें एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए यौगिक है वो टुकड़ों के रूप में बिखर जाता है, जिसे हम भंगुर प्रकृति कहते हैं। अगर समझ नहीं आया तो यहाँ एक डायग्राम के रूप में देखिए, मैं बताता हूं आपको, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये आयनिक यौगिक में और जो परमाणु हैं वो लगे हुए हैं आयनिक यौगिक में, ठीक है ना। इनको मैं पहले संरचना के रूप में बता देता हूं। लंबा चौड़ा आयनिक यौगिक का कोई क्रिस्टल है और उसका छोटा सा भाग हमने तोड़ करके यहां ले लिया और ये उसके अवयव कण हैं, कंपोनेंट हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मतलब कोई भी यौगिक लूं, फॉर एग्जांपल जैसे NaCl आयनिक है, तो ये Na प्लस कर दूं तो ये Cl माइनस, मैं यूं कर देता हूं। जैसे ये अवयव कण धनावेशित है, ये ऋणावेशित होगा, धनावेशित को ऋणावेशित परस्पर बांधे रखेगा, और ये धनावेशित, ये ऋणावेशित, ये धनावेशित। इसी प्रकार यहां इसको ये वाला बांधे रखेगा तो ये जस्ट इस प्रकार से यूं हो जाएंगे। तो आप थोड़ा इसमें ध्यान में रखना। इस प्रकार से ये किसी आयनिक यौगिक की और एक संरचना है, क्रिस्टलीय संरचना है, जिसमें कि धनायन और ऋणायन व्यवस्थित होते हैं। तो आयनिक यौगिकों में इस प्रकार जब व्यवस्थित धनायनों और ऋणायनों पर जब कोई चोट लगाई जाती है, बाह्य बल लगाया जाता है, तो क्या होता है कि ये वाली परत, जैसे चोट लगा रहे हैं तो ये वाली परत आगे खिसक जाती है। आगे खिसक जाने से ये धनायन चल करके यहां आ जाएगा, ये बिंदु आगे निकल जाएगा। इस प्रकार से ये वाला गोला आगे चला जाता है और वो धनायन यहां आ जाता है, वो ऋणायन यहां, वो धनायन यहां, वो ऋणायन यहां और वो धनायन यहां आ जाता है। इस प्रकार से चोट मारने पर आगे खिसक जाती है। तो अब देखिए यहां धनायन के सीध में यहां धनायन आ गया। हालांकि धनायन का ऋणायन के साथ संबंध है, लेकिन यहां देखिए ये जितना आकर्षित करता है उतना ये प्रतिकर्षित भी तो करता है समान समान को, और यहां भी ये समान समान को प्रतिकर्षित करता है, यहां भी ये समान समान को प्रतिकर्षित करता है। तो फिर इस प्रकार से और ये समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने से यौगिक टुकड़ों के रूप में बिखर जाता है, जिससे हम कहते हैं भंगुर प्रकृति। तो फिर गौर से सुनिए कि आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अतः जब इन पर कोई बाह्य चोट या बाह्य बल लगाया जाता है तो ये आवेशित परतें एक दूसरे के ऊपर की ओर आगे खिसक जाती हैं, जिससे समान आवेश एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, और समान आवेश आमने सामने आने से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने से पूरा अणु बिखर जाता है, जिसे आयनिक यौगिकों की भंगुर प्रकृति कहा जाता है। सामान्य सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला गुण है चालकता। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में, याद रखना, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक कुचालक होते हैं, चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं ठोस अवस्था में। लेकिन यही ठोस यौगिक जब, याद रखना, किसी विलायक में डाल करके इनका जलीय विलयन तैयार कर लिया जाता है तो वो जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तो याद रखना, आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें धारा प्रवाह के लिए आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि इनका जलीय विलयन
विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि उसमें आयन बन जाते हैं जो कि धारा प्रवाह करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए ये जलीय अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में या द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे मैं कहूं, याद रखना, NaCl जब ठोस अवस्था में है तो आप NaCl के एक किनारे पर धारा प्रवाहित करोगे तो दूसरे किनारे पर आवेश करंट धारा नहीं आएगी। लेकिन इसी NaCl को आप जल में घोल लीजिए, जल में घोलोगे, शुद्ध जल में, याद रखना शुद्ध जल में, तो क्या होगा, Na तो प्लस बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। और अब उस शुद्ध जल में एक किनारे पर आप धारा प्रवाहित करोगे तो दूसरे किनारे पर धारा का प्रवाह होगा, करंट आएगा, क्योंकि उस विलायक में जिसमें आपने ये घोले उसमें Na प्लस Cl माइनस आयन बन गए और ये धनावेश और ऋणावेश उस धारा का एक किनारे से दूसरे किनारे तक प्रवाह करते हैं, तो इसमें आयन बन जाते हैं। ये खास बात याद रखनी है कि ठोस अवस्था में तो इनमें धारा प्रवाहित करने के लिए आयन नहीं होते हैं, लेकिन जब जलीय विलयन तैयार करोगे तो जलीय विलयन में विपरीत आवेशित आयन बन जाते हैं और ये आयन एक किनारे से दूसरे किनारे पर धारा का प्रवाह करते हैं। इसलिए ठोस जो आयनिक यौगिक हैं उनका जलीय विलयन तो विद्युत का सुचालक होता है, जबकि वो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक धारा का प्रवाह नहीं करते हैं तो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि उन्हीं आयनिक ठोसों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? तो हम बता देंगे कि ठोसों के जलीय विलयन में आयन स्वतंत्र हो जाते हैं जो कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा प्रवाह के लिए और कार्य करते हैं, जबकि ठोस में आयन नहीं बनते हैं, इसलिए एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर धारा प्रवाह नहीं हो पाता है। तो ये चालकता के संदर्भ में आप ध्यान में रखना। विलेयता, आयनिक यौगिक याद रखना ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। आयनिक यौगिक ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए ध्रुवीय विलायकों में सर्वाधिक घुलते हैं। ध्रुवीय प्रकृति कैसे, याद रखना, आयनिक यौगिक में दो ध्रुव बनते हैं, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। जिस यौगिक में धनायन और ऋणायन बनते हैं तो उनमें दो सिरे बन जाते हैं जिन्हें हम धनावेशित और ऋणावेशित सिरे कहते हैं, अर्थात दो ध्रुव बन जाते हैं। तो जिन यौगिकों में धनायन और ऋणायन के रूप में दो सिरे बनते हैं, दो किनारे बनते हैं, उनको हम ध्रुवीय यौगिक कहते हैं और ऐसी उनकी प्रकृति है वो ध्रुवीय प्रकृति कहलाती है। तो याद रखना, सारे के सारे जो आयनिक यौगिक हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि Na जैसे Cl का एग्जांपल लूं तो Na प्लस का बन जाएगा, Cl माइनस का बन जाएगा। तो एक यौगिक में और दो ध्रुव बन गए, एक धनावेशित ध्रुव एक ऋणावेशित ध्रुव, यानी एक धनावेशित किनारा दूसरा ऋणावेशित किनारा। इस प्रकार इन्हें मैं बोलूंगा कि यह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो सारे के सारे आयनिक यौगिक ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और ध्रुवीय प्रकृति वाले यौगिक याद रखना ध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं। जो यहाँ ध्रुवीय होगा तो आगे वो ध्रुवीय में घुलेगा और यहाँ जो अध्रुवीय होगा वो आगे अध्रुवीय में घुलेगा। तो पहले याद रखना, जिन पर धनावेश और ऋणावेश आ जाए कन्फर्म वो ध्रुवीय होते हैं, क्योंकि उनमें दो ध्रुव बन जाते हैं। और ध्रुवीय होगा तो वो फिर आगे ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। विलायक पानी प्रकृति में सबसे अच्छा विलायक है। क्यों? सर्वोत्तम विलायक क्यों माना जाता है पानी को? क्योंकि पानी में याद रखना इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 80 होता है। इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 80 होता है, जो सबसे ज्यादा है, जो किसी अन्य विलायक का नहीं होता है। इसलिए जल प्रकृति में सर्वोत्तम विलायक के रूप में माना जाता है और इसे याद रखना केमिस्ट्री में से सबसे अच्छा विलायक मानते हैं, क्योंकि लगभग, मैं लगभग बोल रहा हूं, लगभग हर चीज को अपने अंदर घोल लेता है, क्योंकि इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान सर्वाधिक 80 होता है, जो किसी अन्य यौगिक का नहीं होता है। तो फिर ध्यान में रखना, इसलिए जल ध्रुवीय है। और ध्रुवीय कैसे? क्योंकि जल में भी दो ध्रुव बन जाते हैं,
ध्रुव जल की संरचना H2O के रूप में यूं होती है। याद रखना, O को यहां रखूंगा, H और H को इस प्रकार से यूं लगा दूंगा, ये जल की संरचना होती है। तो याद रखना, ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो ये ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होती है, तो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, तो ये ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे ऑक्सीजन पर तो आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और H पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। ये आंशिक का वाला निशान डेल्टा का निशान है, जो आंशिक थोड़े के लिए, थोड़ा जब कोई हो तो उसके लिए हम ये वाला यूज करते हैं। तो इस पर आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश आ जाता है। इसी प्रकार ये ऑक्सीजन परमाणु इधर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ऋणता ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो अपनी ओर खींचेगा। तो दोबारा इस ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और यहां आंशिक धनावेश आ जाएगा। इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु पर 2 आवेश हो गया, कौन सा, -2, एक साथ, यानी माइनस का एक ये रहा, माइनस का एक ये रहा, तो ऑक्सीजन पर तो -2 हो गए। और आप जानते हो तभी ऑक्सीजन पर हमेशा -2 आवेश होता है। कितना आवेश होता है, -2 आवेश होता है। तो ये सामान्य सी बात आपको याद में रखनी है। तो फिर यहां जल में 2 ध्रुव बन गए, एक ऋणावेशित भाग ये रहा, धनावेशित ये रहा, इधर ऋणावेशित तो धनावेशित ये, तो 2 ध्रुव बन गए, धनावेशित ऋणावेशित, धनावेशित ऋणावेशित, तो 2 ध्रुव बन गए। तो जल एक ध्रुवीय यौगिक है, ध्रुवीय विलायक है, और ध्रुवीय विलायक है तो इसमें जो आयनिक यौगिक हैं वो भी ध्रुवीय होते हैं, तो वो भूल जाएंगे। तो याद रखना, आयनिक यौगिक हैं वो स्वयं ध्रुवीय होते हैं, उनमें 2 ध्रुव बन जाते हैं, इसलिए ये किसी ऐसे विलायक में घुलते हैं जिस विलायक में भी ध्रुवीय प्रकृति होती है, या 2 ध्रुव बन जाते हैं। तो जल में 2 ध्रुव बनते हैं, तो मतलब ये ध्रुवीय प्रकृति का है। आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन होता है, तो ये 2 सिरे बन जाते हैं, तो ये भी ध्रुवीय प्रकृति का है। तो सारे के सारे धनायन और ऋणायन वाले आयनिक यौगिक, अर्थात ध्रुवीय आयनिक यौगिक और ध्रुवीय विलायक जल में घुलनशील होते हैं। ये सामान्य सी बात आपको ध्यान में रखनी है। हमारा अगला टॉपिक है सहज संयोजक बंध, कोवालेंट बॉन्ड। याद रखना, 2 परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहज संयोजक बंध कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, 2 परमाणु होंगे, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, यानी आदान प्रदान नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलेंगे सहज संयोजक बंध। तो याद रखना, मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। जैसे H2O अणु है, H2O अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, एक ऑक्सीजन परमाणु है। जो एक अकेला होता है उसे हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं। ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु के रूप में यहां O को यहां रख लेता हूं, 2H में से एक H यहां, एक H यहां लगा लेता हूं। ऑक्सीजन का विन्यास देखता हूं कितना बनता है। ऑक्सीजन आप जानते हो 8 नंबर पर आता है, विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p4। तो कहने का अर्थ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। संयोजी कोष में देखिए कितना बनता है, संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजी कोष में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इस पर लगा देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां इस साइड लगा देता हूं, एक यहां लगा देता हूं, तो 2 तो लगा दिए, 4 और लगाने हैं, तो 2 यहां लगा देता हूं, 2 यहां, 4, टोटल 6 लग गए। संयोजी कोष में 6 थे, 6 के 6 पूरे कर दिए हम लोगों ने। अब हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु आप जानते हो 1 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में। तो परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, तो 1s1। तो संयोजी कोष में भी कितना होगा, 1 ही होगा संयोजी कोष में भी। तो हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 है, उसको यहां लगा देता हूं। इस हाइड्रोजन के संयोजी कोष में भी 1 है, इसको यहां यूं लगा देता हूं। और अब देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए इन परमाणुओं के पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा और इनसे पार्टनरशिप करेगा। तो यह ऑक्सीजन इस प्रकार से यूं चल करके यूं होते हुए यूं आ जाता है। तो देखिए अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, खुद के 6 थे वो तो है, और 2 ये और आ गए, हिस्से में 8 हो गए, अष्टक पूरा हो गया। तो अष्टक पूरा यानी अपने एक की इधर पार्टनरशिप कर रहा है,
ऑक्सीजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के एक एक के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, वो पार्टनरशिप हम यूं लगा देंगे इस प्रकार से, वो पार्टनरशिप हमने यूं ऐड कर दी, तो अब इस प्रकार से ये बॉन्ड बन गए, बॉन्ड बन गए। ये बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने हैं, साझेदारी से बने, तो मैं इन्हें बोलूंगा सहसंयोजक बंध। तो अब समझ आ जाएगा आपको। देखिए, किसी यौगिक अथवा अणु में उपस्थित परमाणु, ये यौगिक अथवा अणु, ये अणु होता है वैसे तो, किसी यौगिक अथवा अणु में, यौगिक भी हो सकते हैं, यहां अणु लिया है मैंने, किसी यौगिक अथवा अणु में उपस्थित परमाणुओं, उपस्थित परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, किसी अणु अथवा यौगिक में उपस्थित जो परमाणु हैं, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक बंध कहा जाता है। किसी यौगिक अथवा अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक बंध कहा जाता है। जैसे O2 अणु में देखिए, O2 अणु में याद रखना ऑक्सीजन 2 है तो O यहां 8 नंबर पर आता है, विन्यास 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। एक O और है दूसरा, यहां इस प्रकार U लिख देता हूं, 1s2 2s2 और 2p4। अब दोनों के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन देखता हूं, संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो O2 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां याद रखना, इस प्रकार से मैं एक ऑक्सीजन को यहां रखूं और एक को यहां रख लेता हूं इस प्रकार से। अब देखना, इसके संयोजी कोश में कितने, 6 हैं। मैं यूं करता हूं, 2 इस साइड रख देता हूं और 2 इधर लगा दूं, 2 इधर, संयोजी कोश में 6 पूरे हो गए। दूसरे ऑक्सीजन के संयोजी कोश में भी 6 हैं, मैं 2 इस साइड लगा देता हूं, इस साइड में, और 2 ऊपर और 2 यहां इस प्रकार से रख देता हूं। अब ध्यान देना, अब क्या होगा, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। तो पहले मैं यूं बोल दूं, ये ऑक्सीजन परमाणु अपने खुद के 6 इलेक्ट्रॉन को लेकर इसके पास जाएगा और इससे साझा करेगा, और कितने इलेक्ट्रॉनों से, उतने इलेक्ट्रॉनों से जितने से कि इसका अष्टक पूरा हो जाए। तो 6 तो इसके पास हैं, तो कितने और चाहेगा, 2 और चाहेगा। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन परमाणु यूं होते हुए, यहां से गुजरते हुए, और इस प्रकार यूं इसके हिस्से में 8 आ गए, इसके हिस्से में 8 आ गए। अब ये ऑक्सीजन भी क्या है, अपने वाले 6 लेकर के इसके पास आएगा, तो ये इधर से यूं होते हुए, इधर से यूं होते हुए, और इस प्रकार से यूं आएगा, इसके हिस्से में भी इधर 8 हो गए। जो पार्टनरशिप में आ रहे हैं बीच में, जो पार्टनरशिप में आ रहे हैं, पार्टनरशिप में आने वाले तो बंध बनाते हैं, तो इसके बीच यूं इस प्रकार से यूं बॉन्ड बन जाएगा। जो पार्टनरशिप में आते हैं केवल बंध वही बनाते हैं, तो इस प्रकार बंध बन जाएगा। तो आप याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन जो परमाणुओं से बंध गए, यानी परमाणु के जितने इलेक्ट्रॉन थे जो आपस में बॉन्ड से बंध गए, उनको तो मैं बोलूंगा बंधित इलेक्ट्रॉन। कितने, उनको तो बोलूंगा मैं बंधित इलेक्ट्रॉन। तो बंधित इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, जो किसी अणु में परमाणुओं के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाकर आपस में जुड़ जाते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाकर आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से बंध जाते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बताइए मेरे को, ऑक्सीजन यानी O2 में, पूरे O2 अणु में बताइए कितने बंधित इलेक्ट्रॉन हैं। तो कहने का अर्थ, एक ये इलेक्ट्रॉन इससे बंध रहा है तो 2 हो गए, दूसरा ये इससे बंध रहा है तो 4 हो गए। कहने का अर्थ, एक बंध पर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बाएं परमाणु का, एक दाएं परमाणु का। तो बंधों की संख्या 2 है और एक बंध पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बंधित इलेक्ट्रॉन बराबर 4 आ जाएगा। O2 अणु में बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाएगी। अगर मैं इसी प्रश्न को घुमाकर आपसे पूछूं कि O2 अणु में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बताइए, युग्म 2 को बोलते हैं, तो एक युग्म इधर से इधर, एक युग्म तो ये रहा, दूसरा इधर से इधर एक युग्म ये रहा, तो युग्मों की संख्या 2 हो जाएगी। तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, याद रखना, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 हो जाएगी। बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएगी,
बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, मैं पेयर पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे पेयर की बात कर रहा हूं, पेयर, बंधित वाले पेयर, यानी एक पेयर ऊपर वाला एक पेयर नीचे वाला। तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की पेयर की संख्या तो 2 होगी, जबकि बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते उन्हें लोन पेयर कहते हैं, उन्हें लोन पेयर कहते हैं। एलपी बोलते हैं शॉर्टकट में, एलपी लोन पेयर, अकेले एकांत, उन्हें अबंधित भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं उन्हें अबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो याद रखना, O2 अणु में, मैं पूरे की बात कर रहा हूं, पूरे O2 अणु में बताइए अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 अबंधित इलेक्ट्रॉन, अर्थात लोन पेयर। मैं अबंधित पूछ रहा हूं आपसे, तो अबंधित इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। अबंधित इलेक्ट्रॉन O2 अणु में 8 होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते उन्हें याद रखना, इन्हें तो अबंधित बोलते हैं, इन्हें एकांकी बोलते हैं, इन्हें लोन पेयर बोलते हैं। तो अबंधित और एकांकी एक ही बात होती है। एकांकी मतलब जो अकेले पड़े रहते हैं, तो ये अकेले पड़े ना, 2 अकेले ये रहे, 2 अकेले ये रहे, 2 अकेले ये रहे और 2 अकेले ये रहे। इस प्रकार से टोटल याद रखना 8 इलेक्ट्रॉन एकांकी पड़े रहते हैं, तो इन्हें तो एकांकी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इन्हें अबंधित बोलते हैं। तो परिभाषा सुन लीजिए कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं पर वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं उन्हें अबंधित इलेक्ट्रॉन अथवा एकांकी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और जिसे आप लोन पेयर कहते हो। तो बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वालों को लोन पेयर कहा जाता है। हाँ, लोन पेयर की संख्या गिन लीजिए, हो गई। और मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, मैं युग्म पूछ रहा हूं, गौर से सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं एकांकी इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पूछ रहा हूं, मैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पूछ रहा हूं। तो एक युग्म पूरा ये रहा, 2 का एक ये रहा, 2 का एक ये रहा और 2 का एक ये रहा, यानी एक युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म, 4 युग्म। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 4 हो जाएगी, पेयर वालों की संख्या 4 हो जाएगी। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या O2 अणु में 4 होती है और एकांकी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। और सुन लीजिए, बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, याद रखना, बंधित इलेक्ट्रॉन की, बंध बनाने वालों की संख्या 4 होती है और बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 होती है। ये सामान्य सी बातें आपको याद रखनी जो केमिस्ट्री में बहुत काम